YouTube, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले मुफ्त मनोरंजन प्लेटफॉर्म्स में से एक है, कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा लाई गई साजिशी सिद्धांतों से जुड़ी वीडियो का भंडार है। लेकिन खुद यह प्लेटफॉर्म भी उन्हीं वीडियो का विषय रहा है जहां अनदेखे घोटाले, थोपे गए नैरेटिव और झूठी प्रस्तुतियां माहौल पर हावी रही हैं। नंबर 10। जब से YouTube कंटेंट क्रिएटर होना एक वैध और किराया भरने लायक नौकरी बना, कुछ यूट्यूबर्स को क्षेत्रों में राजस्व असंतुलन दिखा और उन्होंने इस पर संदेह जताया। कुछ लोगों का मानना था कि प्लेटफॉर्म कुछ क्रिएटर्स को समान व्यूज होने पर भी ज्यादा भुगतान कर रहा है। उदाहरण के लिए, एक गेमिंग वीडियो ने शायद कुछ $100 कमाए, जबकि उतने ही व्यूज वाले बिजनेस या फाइनेंस वीडियो ने हजारों डॉलर कमा लिए। शुरुआत में आलोचकों ने इस थ्योरी को बहुत दूर की कौड़ी या अनुचित दावा बताया। बाद में YouTube ने मानो इसकी पुष्टि की, जब एनालिटिक्स, क्रिएटर्स के बयान और विज्ञापन दाताओं ने बताया कि सभी व्यूज की कीमत समान नहीं होती। इस बयान के पीछे कॉस्ट पर माइल फीचर है, जो दर्शाता है कि विज्ञापन दाता 1000 विज्ञापन दिखाने पर कितनी राशि चुकाते हैं और दर्शकों को कितनी अहमियत देते हैं। इसी खुलासे के कारण कई कंटेंट क्रिएटर्स ने ऐसी सूचियां भी जारी की है जिनमें बताया गया है कि YouTube के कौन से निच सबसे ज्यादा मुनाफेदार है। कुछ शोधों के अनुसार वित्त और व्यापार से जुड़ा कंटेंट अधिकतर ज्यादा CPM पाता है। टेक्नोलॉजी रिव्यू, कुकिंग और गेमिंग चैनल्स ऊंची कमाई वाली श्रेणी में रहते हैं। गेमिंग, व्लॉगिंग और म्यूजिक से जुड़े चैनल्स और वीडियो को कम पे आउट मिलता है। पर्सनल फाइनेंस या इन्वेस्टिंग से जुड़े वीडियो का CPM रेंज $15 से $50 तक होता है, जबकि एक गेमिंग वीडियो जो काफी पॉपुलर भी हो सकता है, उसका CPM इससे काफी कम होता है, जो $4 से $15 के बीच रहता है। YouTube ने मोनेटाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन और एनालिटिक टूल्स के जरिए इस फर्क की पुष्टि की है। यह भी कहा गया है कि राजस्व में फर्क इसलिए है क्योंकि विज्ञापन दाता व्यूज की बजाय संभावित ग्राहकों तक पहुंच के लिए भुगतान करते हैं। अगर कोई क्रिएटर टैक्स, मॉर्गेज या सॉफ्टवेयर सर्विसेज पर वीडियो डालता है तो दर्शकों को उच्च मूल्य उपभोक्ता माना जाता है। उनके वित्तीय सेवाओं जैसी चीजों पर पैसा खर्च करने की संभावना ज्यादा होती है। गेमिंग वीडियो और कॉमेडी स्किट्स के दर्शक अक्सर कम उम्र के होते हैं या सिर्फ मनोरंजन की तलाश में होते हैं और हो सकता है कि उनके पास खरीदारी की क्षमता न हो। एक क्रिएटर के सबरेडिट चर्चा ने इसे इस बयान के साथ संक्षेप में बताया कि फाइनेंस से जुड़े दर्शक ज्यादा आकर्षक लक्ष्य समूह माने जाते हैं क्योंकि वे खरीदने की शक्ति से जुड़े होते हैं। यही वजह है कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी वीडियो क्रिएटर्स के लिए ज्यादा राजस्व उत्पन्न करती है। YouTube भी ये प्रक्रिया नहीं छुपा रहा था। YouTube स्टूडियो में CPM और RPM मैट्रिक्स खुलकर दिखते हैं, जिससे क्रिएटर्स अपनी कमाई और कैटेगरीज तुलना कर सकते हैं। यहाँ एक पहचाने जाने वाला पैटर्न है जो दिखाता है कि क्रिप्टो, निवेश और बिजनेस से जुड़े वीडियो में रिएक्शन कंटेंट या गेमिंग वीडियो की तुलना में CPM ज्यादा होता है। यूट्यूबर्स ने गलत तरीके से मान लिया था कि एक वायरल वीडियो का मतलब तुरंत ज्यादा पैसे होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। साथ ही YouTube तय नहीं करता किस निच को ज्यादा पैसे मिलेंगे। आखिरकार इसका फैसला विज्ञापनदाता और निवेशक करते हैं। प्लेटफॉर्म ने राजस्व अंतर की पुष्टि की, जिससे सांस्कृतिक बदलाव आया। क्रिप्टो, बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी चैनल्स बहुत ज्यादा हो गई और व्लॉगर युग के साथ साथ DIYs और प्रैंक वीडियोस भी कम होने लगे। कम खरीदारी क्षमता वाले दर्शकों को आकर्षित करने वाले विषय अब भी इंडस्ट्री में सफल है। ये चैनल्स अब भी कमाते हैं, भले कम हो, पर क्रिएटर्स की दिलचस्पी बनी रहती है। CPM तय करने में सिर्फ निच ही बड़ी भूमिका नहीं निभाते। एक बड़ा फैक्टर ऑडियंस की ज्योग्राफी पर निर्भर करता है। YouTube का कहना है कि अमीर देशों जैसे अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में दर्शक और क्रिएटर्स को आमतौर पर ज्यादा CPM मिलता है। फैसला विज्ञापन दाताओं का होता है, जो अमीर इलाकों को इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि वहां खरीदने की ताकत ज्यादा होती है। अमेरिकी दर्शकों को आकर्षित करने वाले क्रिएटर्स अक्सर उतने ही व्यूज पर कम आय वाले देशों के दर्शकों वाले क्रिएटर्स से ज्यादा कमाते हैं। लक्षित दर्शक वर्ग भी CPM तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है। वे चैनल जो युवा दर्शकों को आकर्षित करते हैं
उन्हें कम राजस्व मिल सकता है क्योंकि उनका लक्षित दर्शक वर्ग खरीदने की क्षमता में कमजोर होता है। इसके विपरीत उन कंटेंट की तुलना में जो वयस्कों को आकर्षित करते हैं, जिनके पास आमतौर पर ज्यादा पैसे और खरीदने की क्षमता होती है। और जब गेम मार्केट की बात आती है तो आपको मानना पड़ेगा कि इस प्लेटफॉर्म पर ढेर सारे गेमिंग क्रिएटर्स हैं। वो मार्केट पहले से भरा है, वहां मांग से ज्यादा सप्लाई है, इसलिए सीपीएम अपने आप कम हो जाते हैं। तो ये साजिश से ज्यादा एक आर्थिक समस्या है। नंबर 9। डिफाई मीडिया एक बड़ी डिजिटल कंपनी थी जो मल्टी प्लेटफॉर्म क्रिएटर, मल्टी चैनल नेटवर्क और प्रोडक्शन स्टूडियो के रूप में काम करती थी। ये कंपनी स्क्रीन जंकीज और स्मोश जैसे कई बड़े यूट्यूब चैनलों के पीछे थी। एमसीएन क्रिएटर्स और यूट्यूब के बीच मध्यस्थ था। ये कई चैनलों का प्रबंधन करता था, आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराता था, उन्हें मोनेटाइज करता था और विज्ञापनों से होने वाली कमाई में से 1% हिस्सा लेता था। डिफाई मीडिया ने भी यूट्यूब का इस्तेमाल अपनी ब्रांड्स की पोर्टफोलियो को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया, जिसमें एडिक्टिंग गेम्स और गेम फ्रंट शामिल थे। 2012 से 2016 के बीच एमसीएन युग के चरम पर कंपनी पर कुछ संदेह होने लगे थे। डिफाई मीडिया के हाई प्रोफाइल क्रिएटर्स को शक हुआ कि नेटवर्क उनकी तर्ज से ज्यादा आमदनी ले रहा है। क्रिएटर्स को जब गड़बड़ का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत अपनी चिंताएं जाहिर की। एक बड़ी आवाज और पहले मुद्दा उठाने वालों में से प्यूडीपाई थे, जिन्होंने कथित तौर पर कहा कि नेटवर्क्स बहुत खराब तरीके से मैनेज हो रहे हैं। प्यूडीपाई ने आरोप लगाया कि जो क्रिएटर्स डिफाई मीडिया के साथ पार्टनरशिप कर रहे थे वे अपनी आमदनी खो रहे थे। ये आरोप मार्च 2018 में चरम पर पहुंच गए जब कंपनी अचानक दहने लगी, जिसकी शुरुआत उसके कर्मचारियों की संख्या में 8% की छटनी से हुई। डिफाई मीडिया ने प्रोग्रामेटिक विज्ञापन, वीडियो लाइसेंसिंग और सिंडिकेशन बिजनेस छोड़ने का फैसला किया। स्मॉस के डायरेक्टर जो बराटा ने कंपनी में अपनी पोजीशन छोड़ी। जून तक इस अचानक पतन की वजह सामने आ गई थी। प्यूडीपाई और अन्य बड़े क्रिएटर्स सही थे। डिफाई मीडिया अपने पार्टनर्स से भारी रकम ठग रही थी। कई पब्लिशर्स ने आरोप लगाया कि कंपनी ने विज्ञापन के पैसे नहीं दिए, जिनमें टॉपिक्स भी शामिल है, जिसने $3 लाख का मुकदमा किया। नवंबर 2018 में डिफाई की संपत्तियां कर्जदाताओं ने फ्रीज कर दी और अधिकारियों व कर्मचारियों ने खराब वित्तीय प्रथाओं को इसकी वजह बताया। इन गलत प्रथाओं का परिणाम डिफाई मीडिया घोटाला रहा। 2019 में यह खुलासा हुआ कि कंपनी लाखों की एडसेंस आय और ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स को हड़प रही थी, लेकिन ये पैसे सीधे क्रिएटर्स के थे। ये पैसा एमसीएन के जरिए मिडलमैन की तरह जाता था, जो यूट्यूब से कमाई इकट्ठा करता था और उसमें से अपना हिस्सा काटकर क्रिएटर्स को देता था। और ये हिस्सा वो था जो शुरू में क्रिएटर्स को बताया गया प्रतिशत नहीं था। इसके अलावा कंपनी का तुरंत बंद हो जाना और उसके बाद संपत्तियों का फ्रीज हो जाना मतलब था कि उन्हें बाकी का पैसा भी नहीं मिलेगा जो उनका बकाया था। इस घोटाले में कुछ यूट्यूबर्स के साथ दसियों हजार डॉलर की धोखाधड़ी हुई। मैट पैट, एक क्रिएटर, ने दावा किया कि कंपनी पर उनका $1.7 मिलियन बकाया था। नंबर 8। सबसे प्रमुख इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स में से एक है अमेरिकी मीडिया पर्सनैलिटी, सिंगर और एक्ट्रेस त्रिशा पेटास, जिनका बहुआयामी यूट्यूब करियर कई झगड़ों और विवादों का गवाह रहा है। त्रिशा का यूट्यूब कंटेंट बहुत विस्तृत है, जिसमें कई जॉनरा शामिल हैं, जैसे व्लॉग्स, मुकबंग्स, ASMR और भी बहुत कुछ। उनके सभी चैनलों को मिलाकर उनके पास 7.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स और 1.2 बिलियन व्यूज है। उन्होंने एक्टिंग करियर के लिए 2000 के दशक की शुरुआत में लॉस एंजलिस गए। अपने खर्चे चलाने के लिए उन्होंने लिंजरी मॉडलिंग शुरू की और बाद में कई टीवी शोज में दिखी। उन्होंने 54 सेकंड में 710 शब्द बोलकर सबसे तेज बोलने का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की। 2007 में उन्होंने यूट्यूब करियर शुरू किया। शुरुआत में यह चैनल फैशन और रिश्तों की सलाह देता था, जिसमें वो सक्षम और जानकार लगती थी। लेकिन 2013 तक त्रिशा की छवि में काफी गिरावट आ गई। उसने ऐसे वीडियो बनाना शुरू किया जिनमें वह खुद को अनजान और अनुभवहीन दिखाती थी। उसने हैरान करने वाले सवाल पूछने शुरू कर दिए, जैसे कि क्या कुत्तों के दिमाग होते हैं और गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार
किसने किया, क्या हमें इसकी सच में जरूरत है, और साथ ही कुख्यात सवाल, क्या पृथ्वी सपाट है और क्या हवाई अमेरिका का हिस्सा है। जल्द ही जनता दो हिस्सों में बंट गई। कुछ को नई पर्सनालिटी असली लगी और कुछ को उसकी अनभिज्ञता आकर्षक। लेकिन संदेह करने वालों ने उनके पुराने वीडियो देखकर, जिनमें त्रिशा ज्यादा बौद्धिक लगती थी, सोचा कि क्या त्रिशा का नया व्यक्तित्व असली है या ये सिर्फ ज्यादा क्लिक और व्यूज के लिए बिजनेस मूव है। कुछ लोगों ने पक्ष में, कुछ ने विरोध में तर्क दिए, पर बहस ज्यादा देर नहीं चली। त्रिशा ने बिजनेस इनसाइडर इंटरव्यू में स्वीकार किया कि वो व्यूज के लिए ट्रोलिंग कर रही थी। उनके शब्दों में उन्होंने ज्यादा ध्यान आकर्षित करने और अपनी वीडियो पर ज्यादा क्लिक पाने के लिए खुद को जानबूझकर कम समझदार दिखाया। त्रिशा, जैसा कि कुछ लोगों ने अनुमान लगाया था, एक सोची समझी ट्रोल थी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उनकी अजीबोगरीब पर्सनैलिटी सिर्फ एक एक्ट थी, एंडी कॉफमैन के रेज बेट परफॉर्मेंस से प्रेरित, जिसमें उन्होंने जानबूझकर अनाड़ी गायक टोनी क्लिफ्टन की भूमिका निभाई थी, जो कभी कभी कॉमेडी सेट्स में चुटकुलों की जगह द ग्रेट गैट्सबी जोर से पढ़ते थे। निसंदेह इस व्यवहार ने उन्हें बड़ा दर्शक वर्ग और अधिक ध्यान दिलाया। प्लेटफॉर्म के सिस्टम का फायदा उठाकर और जनता को उकसाकर त्रिशा ने अपना नाम हमेशा सुर्खियों में रखा। उसका अराजक प्रदर्शन एक सोची समझी रणनीति के अलावा कुछ नहीं था और अब वह YouTube की सबसे बड़ी ट्रोल का खिताब हासिल कर चुकी है। नंबर 7। सोशल मीडिया के उदय ने एक बड़ा बदलाव ला दिया, जिसमें आम लोग रातों रात सेलिब्रिटी बन गए। यह तथ्य YouTube पर सबसे ज्यादा दिखता है। आधुनिक शब्द इन्फ्लुएंसर के चलते आम लोग सफल उद्यमियों में बदल गए हैं। ऑनलाइन वे खुद को कोचेला में भाग लेने, डिजाइनर कपड़े पहनने, महंगी छुट्टियां मनाने और शानदार जीवन शैली के साथ एक ग्लैमरस जिंदगी जीते हुए दिखाते हैं। दुनिया भर में लाखों लोग ये प्रस्तुतियां प्रेरणा पाने के लिए देखते हैं, ताकि वे भी अपने आदर्शों जैसी सफलता हासिल कर सके। उन्हें नहीं पता कि पर्दे के पीछे झूठ की दुनिया छुपी है। अधिकांश लोगों के लिए यह मानना सबसे आसान साजिश सिद्धांतों में से एक है कि इन्फ्लुएंसर अपनी भव्य जीवन शैली का दिखावा करते हैं। सोशल मीडिया यूजर्स का बड़ा हिस्सा उन इन्फ्लुएंसर्स की विश्वसनीयता पर शक करता है जो खुद को प्राइवेट जेट, बड़े घर और लग्जरी कारों के साथ अरबपति जैसा दिखाते हैं। सिर्फ अंदाजे ही नहीं, बल्कि 2019 में ये सब चरम पर तब पहुंच गया जब एक प्रसिद्ध यूट्यूबर ने इन्फ्लुएंसर दुनिया का पर्दाफाश किया और बताया कि ये सब झूठ और दिखावे पर टिका है। गैबी हैना एक अमेरिकी सिंगर सॉन्गराइटर और इन्फ्लुएंसर हैं जो यूट्यूब और वाइन से मशहूर हुई। उसी साल गैबी ने कोचेला में बिताए एक जबरदस्त वीकेंड के कई व्लॉग वीडियो अपलोड किए। उसने रेगिस्तान में एक भव्य फेस्टिवल जैसा माहौल दिखाया। उसने अजीबोगरीब कपड़े और अनोखे विग पहने। आधुनिक रेडियो म्यूजिक में गैबी ने शानदार प्रदर्शन किया और प्रशंसकों ने उसकी यात्रा की सराहना की। लेकिन कुछ ही दिनों बाद यह दिखावा पूरी तरह से टूट गया। गैबी ने कुछ फॉलोअप वीडियो पोस्ट किए जिनमें उसने दुनिया को चेतावनी दी कि ऑनलाइन जो कुछ भी दिखता है उस पर हमेशा विश्वास न करे। इन वीडियो में कदम दर कदम दिखाया गया कि इन्फ्लुएंसर ने कोचेला जैसा नकली फेस्टिवल कैसे रचा। गैबी ने यह सारा मामला अपने दोस्त के घर मरीना डेल रे में रचा था। उसने फोटोशॉप से तस्वीरें बदलकर ऐसा दिखाया जैसे वह फेस्टिवल में है, जबकि वो असल में मीलों दूर थी। कपड़े नकली थे, हेयर स्टाइल नकली थी और पूरा माहौल भी झूठ था। इस खुलासे ने उन लोगों का शक सही साबित कर दिया कि ये जीवन शैली असल में सिर्फ व्यूज के लिए बनाई जाती है और हकीकत में सिर्फ कल्पना है। सालों से और भी ज्यादा इन्फ्लुएंसर सामने आ रहे हैं जो पर्दे पर दिखाई देने वाली दिखावटी जिंदगी का पर्दाफाश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि असल जिंदगी से ये कितनी अलग होती है। कुछ यूट्यूबर और सोशल मीडिया स्टार्स जैसे कैरोलिना कैलावे, कार्ला बेलुच्ची, टाना मोंग्यू और लिल टे को नकली जिंदगी जीने के लिए बेनकाब किया गया है। ये दिखावटी पहचाने सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं, बल्कि इनके पीछे बड़ी कंपनियों का भी हाथ होता है, जहां ट्रोलिंग और बनावटी हरकतें उपभोक्ताओं को आकर्षित करने का तरीका बन जाती हैं। नंबर 6, 2011 से YouTube क्रिएटर्स और YouTube दर्शकों ने एक अजीब घटना पर ध्यान देना शुरू किया। संबंधित वीडियो
साइड बार या देखी जा रही वीडियो के नीचे अब खास तरह की सामग्री दिखने लगी थी। इसे रिप्लाई गर्ल्स की घटना कहा गया, जिसमें अचानक वीडियो रिस्पॉन्सेस की बाढ़ आ गई थी, जिनमें उत्तेजक इमेजरी, बोल्ड थंबनेल्स और उत्तेजक टाइटल्स होते थे। कई दर्शक जिज्ञासा में वीडियो पर क्लिक करते, लेकिन जल्दी समझ जाते कि आकर्षक तस्वीरों के पीछे खास कुछ नहीं है। दर्शकों ने इन क्रिएटर्स पर बड़े यूट्यूबर्स के नाम का इस्तेमाल कर सिस्टम को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्हें ज़्यादा क्लिक मिलते थे, जिससे ज़्यादा पैसे मिलते थे, जब यूट्यूब व्यूज पर चलता था, वॉच टाइम पर नहीं। दर्शकों और अन्य क्रिएटर्स ने वीडियो रिस्पॉन्सेस पर अविश्वास जताया, कहते हुए कि ये जानबूझकर एल्गोरिदम का फायदा उठाने और उससे लाभ पाने के लिए किए जा रहे थे। थंबनेल्स के पीछे जो वीडियो थे वे शायद ही दिलचस्प होते थे। उनमें बेमतलब की बातें, असंबंधित चर्चाएं और बहुत ही कम मेहनत वाले रिएक्शंस भरे होते थे। लोकप्रिय यूट्यूबर्स ने शिकायत की कि रिप्लाई गर्ल्स सिस्टम को हाईजैक कर रही थी, जिससे वे विज्ञापन से होने वाली कमाई और ध्यान का फायदा उठा पा रही थी। उन्होंने कहा कि उनकी मेहनत का शोषण हो रहा था। यूट्यूब ने जल्द ही इस घटना की जांच शुरू कर दी, जो इतनी व्यापक हो गई थी और इतनी आलोचना हुई थी कि रिप्लाई गर्ल शब्द अपमानजनक बन गया था। यूट्यूब ने पुष्टि की कि इन क्रिएटर्स ने सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया था। यह रणनीति सफल थी। यूट्यूब एल्गोरिदम एंगेजमेंट और क्लिक को असली व्यूज से ज्यादा महत्व दे रहा था। रिप्लाई गर्ल्स कम मेहनत वाले झांसे से लाखों व्यूज बटोर रही थीं। प्लेटफॉर्म की प्रतिक्रिया यह थी कि उसने सिस्टम के चलने के तरीके को बदल दिया। एल्गोरिदम को इस तरह बदला कि वह सिर्फ क्लिक पर नहीं, बल्कि वॉच टाइम और दर्शक बनाए रखने पर ज्यादा ध्यान दे। ये बदलाव यूट्यूब के लिए अहम था, क्योंकि अब वीडियो रिस्पॉन्स में पहले जैसी प्रमोशनल ताकत नहीं रही। इससे क्रिएटर्स को भ्रामक थंबनेल्स के बजाय लंबी और रोचक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिली। वीडियो रिस्पॉन्स फीचर धीरे धीरे कम होता गया, जब तक कि वह पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया। जिस तेजी से यह खामी सामने आई थी, उसी तेजी से रिप्लाई गर्ल का दौर भी खत्म हो गया। नंबर 5, इंटरनेट समुदाय के लिए रैबिट होल्स नई बात नहीं है। कई लोग नींद रहित रातों में एक वीडियो से दूसरे वीडियो तक जाते हैं और फिर ऐसे अंतहीन कुएं में गिरते हैं, जहां हर अगला वीडियो और भी चरम, अजीब व साजिशी होता है। सिर्फ संबंधित कंटेंट ही नहीं, बल्कि यह अटूट चक्र दर्शकों को डिजिटल शून्य में और गहरे ले जाता है। YouTube की सिफारिश प्रणाली अपने आप में ही एक रैबिट होल है। प्लेटफॉर्म की AI यूजर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है और ऐसा करने के लिए दर्शकों को लगातार ऐसे कंटेंट की ओर ले जाया जाता है जो एक साधारण वीडियो से शुरू होकर सनसनीखेज कंटेंट पर खत्म होता है। एल्गोरिदम क्लिक और वॉच टाइम का विश्लेषण करके उसी कंटेंट के और भी तीव्र वर्जन को प्रमोट करने के लिए एक आत्म सुदृढ़ीकरण लूप बनाता है। कुछ लोग मानते हैं कि अनुशंसा प्रणाली के रैबिट होल के पीछे एक साजिश है, जिसमें एल्गोरिदम सक्रिय रूप से कट्टरपंथी कंटेंट को बढ़ावा देता है। अध्ययनों में पाया गया है कि YouTube भले ही ऐसा कंटेंट प्रमोट नहीं करता, लेकिन सनसनीखेजी की पहले से मौजूद पसंद को बढ़ा रहा है और मौजूदा नैरेटिव्स को और चरम बना रहा है। प्लेटफॉर्म का AI यह विश्लेषण करता है कि अलग अलग लोगों से खास वीडियो को कैसी सहभागिता मिल रही है। इसके बाद यह जानकारी का इस्तेमाल करता है, भावनात्मक रूप से भरे कंटेंट को इनाम देता है और दर्शकों को उसी तरह के फीडबैक के चक्र में डाल देता है। एल्गोरिदम इको चेंबर बना रहा है, क्योंकि वह साधारण वीडियो से चरम कंटेंट सुझाता है। दर्शकों ने देखा है कि एक दो संबंधित वीडियो देखने के बाद डोमिनो प्रभाव होता है। 2022 के एक अध्ययन में पाया गया कि प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम यूजर्स को लगातार और अधिक संकीर्ण वैचारिक कंटेंट की ओर धकेलता है। शोधकर्ताओं ने जो रैबिट होल्स पाए, वह एक बहुत ही वास्तविक प्रक्रिया थी, जिसमें एक उपयोगकर्ता YouTube पर सर्फिंग करते हुए अपेक्षाकृत जानकारी समृद्ध माहौल से शुरू करता है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, वह और अधिक संकीर्ण, विचारधारात्मक रूप से चरम चेंबर में गिरता चला जाता है। उसी अध्ययन में इस सिद्धांत की भी जांच की गई कि YouTube राजनीतिक पक्षपात को दिशा दे रहा है और कई उपयोगकर्ताओं को दाएं झुकाव वाले कंटेंट की ओर खींच रहा है। नतीजों से पता चला कि अनुशंसा वाले रैबिट होल्स ने
दर्शकों को राजनीतिक स्पेक्ट्रम के दाहिने तरफ ले जाया। राजनीतिक रूप से संवेदनशील माहौल में उपयोगकर्ता राष्ट्रपति चुनाव के वीडियो देखकर अंत में ऐसे कंटेंट तक पहुंच सकते हैं जो वर्चस्ववादी विचारों का समर्थन करता है और ऐतिहासिक विनाशकारी घटनाओं से इनकार करता है। गैर राजनीतिक माहौल में उपयोगकर्ता सामान्य जॉगिंग वीडियो देखकर अंत में अल्ट्रा मैराथन कंटेंट तक पहुंच सकता है। YouTube की सिफारिश प्रणाली के रैबिट होल प्रभाव के जवाब में उसका कहना है कि वह हानिकारक कंटेंट या किसी भी ऐसी चीज की सिफारिश को कम करने का प्रयास करता है जिसे गलत जानकारी माना जा सकता है। अध्ययन और इस सिद्धांत पर व्यापक शोध कि YouTube उपयोगकर्ताओं को विशेष कंटेंट की ओर ले जाता है और उन्हें चरम कंटेंट की ओर रैबिट होल में भेजता है, ये साबित करते हैं कि प्लेटफॉर्म वास्तव में चरम कंटेंट वाले वीडियो सुझाता है। ये दाएं झुकाव वाले दर्शकों पर केंद्रित है। ये दर्शकों को गैर राजनीतिक संकीर्ण कंटेंट के इको चैम्बर में भेजता है, जो खासकर उन युवाओं के लिए खतरनाक है जो अपनी यात्रा साधारण माइनक्राफ्ट हाउ टू वीडियो से शुरू करते हैं। नंबर 4, काउंटर स्ट्राइक सीरीज सबसे लोकप्रिय FPS गेम्स में है और कई प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। गेम सीरीज के कई संस्करण बनाए और जारी किए गए हैं। CSGO या काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव एक बड़े घोटाले का केंद्र था। ये गेम अगस्त 2011 में वॉल्व और हिडन पाथ एंटरटेनमेंट द्वारा विकसित और प्रकाशित हुआ। इस गेम में कई अच्छे बदलाव आए, जैसे अब गोला बारूद खरीदना नहीं पड़ता। हालांकि इस गेम ने एक काफी संदिग्ध फीचर भी पेश किया, यानी स्किन्स पर जुआ। स्किन जुए की इस व्यवस्था में खिलाड़ी स्टीम से वेबसाइट्स पर वर्चुअल स्किन जमा कर उन्हें क्रेडिट्स में बदलकर क्रैश, रूले या केस बैटल जैसे गेम्स खेल सकते थे। वेल्व ने कहा यह सिर्फ कॉस्मेटिक लूट सिस्टम है, लेकिन कम्युनिटी ने इन्हें पैसों की वैल्यू के कारण जुआ माना। इस फीचर में धोखाधड़ी और लत का खतरा था क्योंकि यह सही से रेगुलेट नहीं हो रहा था। CSGO खिलाड़ियों में से अधिकांश नाबालिग थे जिन्हें अब फायदेमंद सौदों तक पहुंच मिली थी। फिर भी जुए की सुविधा जारी रही और YouTube क्रिएटर्स व इन्फ्लुएंसर्स ने इसे ध्यान आकर्षित करने का मौका समझा। प्रमुख सोशल मीडिया सितारों ने ऐसे वीडियो पोस्ट करने शुरू कर दिए जिनमें वे जुए के क्षेत्र से भारी रकम जीतते दिखते थे, अपनी किस्मत पर झूठा हैरान होते और जुए की वेबसाइट्स का प्रचार करते थे। बिल्कुल, कई दर्शक भी खुद को इन साइट्स पर जाते हुए पाते जहां वे असली पैसों के मूल्य वाले इन गेम स्किन्स के साथ दांव लगाते थे। जुए के प्रचार को बढ़ावा देने वाले प्रमुख यूट्यूबर्स में ट्रेवर मार्टिन, जिन्हें टी मार्टिन कहा जाता था, और थॉमस कैसल, जिन्हें सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था, शामिल थे। इस जोड़ी ने CSGO जुए के वीडियो पोस्ट की जिसमें वे लगातार CSGO लोटो वेबसाइट पर बड़े इनाम जीतते दिखे। इस फीचर के दूसरी तरफ मौजूद कुछ संदेहवादी लोग सोच रहे थे कि क्या इन क्रिएटर्स के कोई छुपे हुए मकसद हैं। वीडियो बस असली नहीं लगी। 2016 तक कई साल बीत चुके थे और इन फायदेमंद सौदों ने अधिकारियों का ध्यान खींचा, जिन्होंने गेमिंग फीचर की जांच शुरू की। उसी साल पता चला कि मार्टिन और कैसल अपनी ही वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे थे। CSGO लोटो गुप्त रूप से दोनों के स्वामित्व में थी, लेकिन उन्होंने ये बात दर्शकों और उपयोगकर्ताओं को नहीं बताई थी। वेबसाइट पर पैसे जीतने वाले उनके वीडियो सिर्फ दिखावे के लिए रचे गए थे, जिससे दर्शक आकर्षित हुए और बिना नियमन वाले जुए के प्लेटफॉर्म पर दांव लगाने लगे, जो युवा प्रशंसकों और कुछ नाबालिगों को निशाना बना रहा था। इस घोटाले ने गेम के जुए की सुविधा की नैतिकता और वैधता को लेकर व्यापक विवाद खड़ा कर दिया, जिसका नतीजा आखिरकार FTC की सख्त कार्रवाई के रूप में सामने आया। CSGO लोटो घोटाले के बाद YouTube ने प्रायोजित सामग्री को लेकर नए पारदर्शिता नियम लागू किए। इसका नतीजा ये भी हुआ कि वेल्व ने धोखाधड़ी वाले जुए की साइट्स के खिलाफ कार्रवाई की। 2026 में थर्ड पार्टी साइट्स अब भी सक्रिय और प्रचलन में हैं। CSGO, जिसे अब CS2 कहा जाता है, में खिलाड़ी इन साइट्स पर स्किन्स जमा कर असली पैसे के कैसीनो गेम्स खेलते हैं। नंबर 3, YouTube और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के शुरुआती यूजर्स ने इनके संभावित प्रभाव को उजागर किया था। इन ऑनलाइन क्षेत्रों का बड़ी तस्वीर में क्या असर हो सकता है?
सूचना का युग आने का मतलब था कि उपभोक्ताओं के लिए सब कुछ उनकी उंगलियों पर उपलब्ध था। कुछ लोग मानते थे कि ये खतरनाक हो सकता है। यह चिंता तकनीक विरोधी माता पिता के इस बयान में बदल गई कि इंटरनेट का असर बहुत अधिक है। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स को पहचानने वालों ने देखा कि समाज ने इंटरनेट से शुरू हुए रुझान अपनानी शुरू कर दी। ये सिर्फ कपड़ों, मेकअप और हेयर स्टाइल से शुरू हुआ। सिद्धांतकारों ने बताया कि सोशल मीडिया राजनीति और विश्वास प्रणालियों में भी घुस रहा था और कई ने इसके खिलाफ चेतावनी दी थी। हालांकि इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया और बस अतिरंजित घबराहट और डर फैलाना कहकर खारिज कर दिया गया। उन्हें पागल और साजिश सिद्धांतकार कहकर लेबल कर दिया गया, जो बदलाव के युग का विरोध कर रहे थे। साल बीतते गए, इन्फ्लुएंसर बढ़ते गए, उनका प्रभाव बना रहा। अब दर्शक खुद के नहीं रहे, वे वही जानकारी लेते हैं जो सोशल मीडिया के दिग्गज यूट्यूब के जरिए उन्हें परोसी जाती है। हाल की कुछ शोधों में पाया गया कि डर फैलाना बेबुनियाद नहीं था। व्यवहारिक अध्ययन और सामाजिक शोधों के माध्यम से यह निर्धारित किया गया कि यूट्यूब, जो पारंपरिक मीडिया की तुलना में सामाजिक प्रभाव में आगे है, सामाजिक प्रभाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्लेटफॉर्म की सामग्री जनमत, व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इन अध्ययनों में पाया गया कि यूट्यूब एक अप्रत्याशित रूप से शक्तिशाली सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है, जिसने युवाओं की संस्कृति को आकार दिया है और यहां तक कि उपभोक्ता व्यवहार को भी बदल दिया है, मुख्य रूप से इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से। यूट्यूब पर शैक्षिक सामग्री के साथ साथ हानिकारक गलत जानकारी भी मिलती है। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की स्थापना से पहले टीवी, अखबार और रेडियो ही जनता की राय पर एकाधिकार रखते थे। अब ये बागडोर यूट्यूब के हाथ में है। ये प्लेटफॉर्म अब राजनीतिक प्रभाव का सबसे बड़ा माध्यम है, जहां कोई भी कैमरा और आवाज वाला व्यक्ति नैरेटिव्स बना सकता है, जो पहले सार्वजनिक वक्ताओं और न्यूज एंकर्स तय करते थे। आसान पहुंच, एल्गोरिदम और एजेंडा वाले नैरेटिव्स के साथ ये संभावित खतरनाक हथियार बन गया है। सामग्री विशेष रूप से तैयार कर खास समूहों को भेजी जा रही है ताकि उन पर अधिक असर हो। रिपब्लिकन लोगों को रिपब्लिकन समर्थित वीडियोस दिखाए जाते हैं, जबकि डेमोक्रेट्स को डेमोक्रेटिक विचारधारा वाले वीडियो मिलते हैं, जिनमें एक दूसरे को बदनाम किया जाता है और एक दूसरे के प्रति नफरत को बढ़ावा दिया जाता है। 2026 के आंकड़ों के अनुसार जिन जनरेशन जेड के लोगों से राजनीतिक बदलाव के बारे में सर्वे किया गया, उनमें से 44% ने कहा कि उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव सोशल मीडिया के जरिए पड़ा। उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक विचारों पर यूट्यूब का सबसे ज्यादा असर है। इस प्लेटफॉर्म ने भी अहम भूमिका निभाई है, जहां बड़े इन्फ्लुएंसरों ने इसे मतदाताओं को प्रभावित करने के एक तरीके के रूप में इस्तेमाल किया है। यूट्यूब का सामाजिक प्रभाव सीधे सामाजिक प्रभाव सिद्धांत से जुड़ा है, जो समझाता है कि व्यक्ति के विचार, भावनाएं और व्यवहार दूसरों के साथ बातचीत, ऑनलाइन देखी गई चीजों और भीड़ के साथ चलने की प्रवृत्ति से कैसे बदलते हैं। नंबर 2, कभी जब यूट्यूब का दबदबा था, छुपे कैमरे की शरारतें और सामाजिक प्रयोग ट्रेंडिंग पेज पर छाए रहते थे। इंस्टाग्राम और टिकटॉक आने के बाद वही कंटेंट दूसरे ट्रेंडिंग पेजों तक भी पहुंचा। हालांकि छिपे हुए कैमरे वाला फॉर्मेट यूट्यूब पर ही शुरू हुआ था। 2013 से 2018 तक ये प्लेटफॉर्म प्रैंक के दौर में था, जिसमें चौंकाने वाले सोशल एक्सपेरिमेंट्स, अजीब हरकतें, डरावने सीन और जबरदस्त प्रैंक्स होते थे। इस दौरान प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम ज्यादा एंगेजमेंट, चौंकाने वाली सामग्री और सीमाएं पार करने वाले क्रिएटर्स को इनाम देता था। छोटे मोटे प्रैंक धीरे धीरे डरावनी हरकतों तक पहुंच गए, यहां तक कि नकली डकैती और बम की धमकियों तक। इन्फ्लुएंसर्स ने सार्वजनिक जगहों पर घरेलू हिंसा के नकली दृश्य रचे, जिस पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। सोशल एक्सपेरिमेंट अब क्रिएटर्स के लिए ढाल बन गया है, जिससे वे अनजान लोगों को परेशान करना इंसानी फितरत की परीक्षा या जागरूकता के नाम पर सही ठहरा सकते हैं। कई बार इन हरकतों से जनता में गुस्सा फैलता था और नकली डकैती या बेघर को टूथपेस्ट भरा ओरियो देने पर गिरफ्तारी भी होती थी। इस दौर में यूट्यूब काफी अव्यवस्थित था और समय के साथ उन लोगों की सुरक्षा और भलाई को लेकर एक गंभीर चिंता पैदा हो गई थी, जो ये हरकतें और प्रैंक्स कर रहे थे। हालांकि सौभाग्य से इन मामलों में से कई में प्रतिभागी या परीक्षण विषय स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे और उन्हें छुपे हुए कैमरे के बारे में भी पूरी जानकारी थी। निंदकों ने पुरजोर दलील दी
कि ये वीडियो सिर्फ व्यूज के लिए रचे गए थे। उनका कहना था कि प्रतिक्रियाएं बहुत नाटकीय थीं और हालात इतने अजीब थे कि उन पर यकीन करना मुश्किल था। ये साबित हुआ कि संदेह बेवजह नहीं था। 2016 तक ये मुखौटा उतरने लगा जब कई यूट्यूबर्स के कंटेंट को नकली पाया गया। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने भी सार्वजनिक रूप से यह कबूल किया कि उनकी प्रतिक्रियाएं भी स्क्रिप्टेड थीं। प्रैंक जॉनरा का इस्तेमाल करने वाले बड़े चैनल्स जैसे कि फूसी ट्यूब ने खुलकर कबूल किया कि उनके द्वारा कैप्चर किए गए कई वायरल और जबरदस्त मोमेंट्स स्क्रिप्टेड थे। उन्होंने अपने प्रैंक वीडियो और नस्लवादी सोशल एक्सपेरिमेंट में किराए के एक्टर्स का इस्तेमाल किया। सैम पेपर के विवादास्पद प्रैंक्स जैसे कि फेक हैंड वीडियो भी झूठे साबित हुए थे। उसने कबूल किया कि ये वीडियो सिर्फ व्यूज और एंगेजमेंट के लिए बनाए गए थे और सब कुछ पहले से तय था। उसने कहा कि कंटेंट इतना पागलपन भरा था कि असली नहीं हो सकता। अगर सच होता तो वो जेल में होता। यूट्यूबर एड्रियन जी का ब्लाइंड मैन ऑस टेस्ट भी पहले से तय बताया गया। जॉन पेलरिन का 2014 का वायरल वीडियो हाउ डज अ होमलेस मैन स्पेंड $100 भी पहले से तय और हेरफेर किया गया था। कई दूसरे यूट्यूबर्स ने अपने ही चैनलों पर सोशल एक्सपेरिमेंट्स को नकली और बेवकूफ़ी भरा बताते हुए बड़े क्रिएटर्स को घेरा है। इन यूट्यूबर्स ने उन झूठों का पर्दाफाश किया है जो ये इन्फ्लुएंसर्स फैला रहे हैं और किस तरह वे आम जनता, यहाँ तक कि बेघर लोगों का भी आर्थिक लाभ के लिए शोषण कर रहे हैं। नंबर 1। जुलाई 2016 की बात है जब यूट्यूब की सबसे बड़ी साजिशों में से एक सामने आई, जिससे चारों ओर हड़कंप मच गया और ये इतना बड़ा आंदोलन बन गया कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक जैसी कई दूसरी सोशल मीडिया साइट्स तक भी फैल गया। इस पूरी साजिश के केंद्र में एक युवा ब्रिटिश व्लॉगर मरीना जॉयस थी, जो एक ब्यूटी इंटरनेट पर्सनैलिटी थी और अपने फैशन और मेकअप ट्यूटोरियल्स के लिए यूट्यूब चैनल के जरिए फेमस हुई थी। लेकिन मरीना को असली बदनामी 2016 में मिली जब यूट्यूब से जुड़ी एक बड़ी घटना ने पूरे इंटरनेट पर जबरदस्त दहशत फैला दी और पुलिस को भी दखल देना पड़ा। उसी गर्मी में फैंस मरीना के अचानक अजीब व्यवहार को देखकर काफी चिंतित हो गए थे। उसकी अनोखी पर्सनैलिटी अब बिना पलक झपकाए जड़ अवस्था में घूरने लगी थी। वह घबराकर कैमरे के बाहर देखती थी और उसके चेहरे पर कभी कभी चोट के निशान दिखते थे। लेकिन फैंस को सचमुच यकीन बैकग्राउंड से आती मदद करो की फुसफुसाहट ने दिलाया। दर्शकों ने इन सब बातों से यह मान लिया कि मरीना जॉयस बहुत बड़े खतरे में है। इंटरनेट पर लोग उसकी आम हरकतों को भी गड़बड़ी मानने लगे और मरीना जल्द ही साजिशी थ्योरीज का विषय बन गई। फैंस ने अपनी पसंदीदा इन्फ्लुएंसर के साथ क्या हो रहा है इसको लेकर साजिशी थ्योरीज को और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। इन थ्योरीज में कहा गया कि उसे बंधक बनाया गया है। कुछ लोगों ने सोचा वो हिंसक साथी की शिकार है, कुछ ने कहा उसे आईसिस ने बंधक बनाया है। लोगों का मानना था कि उसे यूट्यूब पर अजीब वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है और जल्द ही घबराहट बढ़ गई और इसका अपना हैशटैग बन गया, सेव मरीना जॉयस। डर इस हद तक बढ़ गया कि एनफील्ड पुलिस विभाग को भी इसमें शामिल होना पड़ा, जिसने कुशलक्षेम की जांच की। वे यूट्यूबर के घर पहुंचे और मरीना जीवित और पूरी तरह ठीक मिली। ये दौरा इन्फ्लुएंसर को आखिरकार एक वीडियो बनाने के लिए मनाने के लिए काफी था, जिसमें उसने उन दावों को संबोधित किया जो ऑनलाइन फैल रहे थे। उन्होंने और उनकी मां ने प्रशंसकों को बताया कि उन्हें किसी ने बंधक नहीं बनाया है। उन्होंने यह भी बताया कि जो चोट के निशान थे वे जंगल में ट्रैकिंग के दौरान गिरने से आए थे। फुसफुसाहट में उनकी मां कैमरे के पीछे से कह रही थी, मेरी तरह खड़ी हो जाओ। असल में वह मदद नहीं, यही निर्देश दे रही थी। इतना कहने के बाद भी मरीना के साथ कुछ गलत हो रहा था। ये भावना गलत नहीं थी। स्टार का व्यवहार अचानक बदलने पर दर्शक कुछ महसूस कर रहे थे। मरीना ने सालों बाद बताया कि वो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी, जिससे वे शंकाएं सही साबित हुईं। हालांकि एक बड़े षड्यंत्र की शिकार होने के बजाय यूट्यूबर ने एक ऐसे कथित अपहरण बंधक मामले का केंद्र बनकर, जो असल में था ही नहीं, काफी मुनाफा कमाया। जिस हफ्ते ये अफवाहें पहली बार शुरू हुई, मरीना ने देखा कि उनके सब्सक्राइबर की संख्या 6 लाख से बढ़कर हफ्ते के अंत तक 17 लाख हो गई। उनकी व्यूअरशिप 2 करोड़ 28 लाख तक पहुंच गई थी। लेकिन सेव मरीना जॉयस आंदोलन खत्म नहीं हुआ। 2018 में 22 साल की मरीना जॉयस के रहस्यमय रूप से गायब होने पर
फिर से दहशत और अपहरण की अटकलें सामने आई। लेकिन 10 दिन बाद मरीना जॉयस सुरक्षित मिल गई, लेकिन उनकी अचानक गैर मौजूदगी के हालातों के बारे में कोई सफाई नहीं मिली। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर उस लाइक बटन को दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे सभी आने वाले वीडियो से अपडेट रह सके। मेरा नाम टॉप 5 अननोन है और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।